उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। दलितों के नेता या महादलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के नाम से विख्यात सीधा सीधा पूरी तरह से हमला करते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि कटाच करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहिए। मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पूरी तरह से महादलितों के समर्थन में रहते हैं, पासवानों के समर्थन में रहते हैं और हर तरह से लोगों को उत्पीड़न के लिए उठा करके मुद्दे को सामने रखते हैं। कल हुई उनकी मीटिंग में पटना में जन सैलाब ला दिया था। पटना में हुई उस स्पीच में कई लोग आए हुए थे, लाखों लोग का हुजूम भीड़ लगा था। उसको देख करके लग रहा था कि अब दलित इकट्ठा हो रहे हैं और कई तरह से या तो वो बिहार सरकार को घेरे हैं, चाहे तो केंद्र सरकार हो, दोनों पर कटाच तंज किया है, कटाच बातें की हैं और कई सारे धरातल पे ऐसे ऐसे पटल को रख दिए। सोच कर के खास कर बिहार सरकार में अब स्थितियां बदल सकती है या तो चेंज होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे धरातल पे बातों रखना, गरीबों की एक हर रिप्रेजेंटेशंस को रखना, तो में छाले पड़ गए, गले सूख गए और वही सारा हुजूम देखने को मिल रहा था, वही सारी भीड़ देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं आजाद रावण को यह सपोर्ट बन रहा था और आजाद समाज पार्टी की लग रही थी कि अब स्थापना अब बिहार में होने वाली है। यूपी में उनका गढ़ है, यूपी के नगीना से वो सांसद हैं। जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया हूं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। करके पासवान ग्रुप, महादलित ग्रुप को काफी वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में उनकी एंट्री हुई है और जनसैलाब आया है, उससे देख करके लगता है कि अब बिहार में जो दलितों का जो वोट है कहीं ना कहीं वो खींच लेंगे। फिलहाल हम उस पर बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन आते हैं असली मुद्दे पे कि उन्होंने क्या क्या हाथ रखा, क्या क्या बातें रखी और कौन कौन सा मुद्दे को उठाया है। सबसे पहले बात करते हैं कि कहते हैं कि आज़ादी के बाद कितने साल हो गए, 75-76 साल हो गए, लेकिन अगर चेंज की बात करते तो उतनी चेंज नहीं देखने को मिली, बदलाव की बात करते तो उतनी बदलाव देखने को नहीं मिली। अगर उसी समय के अगर देख ले, जिस देश भारत के समय जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसकी स्थितियां कैसी है और हमारी परिस्थितियां कैसी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चाइना देखो, जिस तरह यही चाइना को देखा जाए, अभी लड़खड़ाता हुआ देश दिख रहा है। केवल कुछ स्टेट की हम बात करें तो ठीक है, कुछ जिले की बात करें, कुछ शहर की बात करें वही अच्छा, लेकिन 80% जो गांव में रहने वाले लोग हैं, कई सारे ऐसे ऐसे एरिया हैं जिनको अभी लगता है त्रासदी से झेल रहे हैं, अभी भूखमरी से झेल रहे हैं, अभी कई उत्पीड़न से झेल रहे हैं और उसको धरातल पर रख दिए। और जिस तरह से बिहार में आगाज किए हैं, बिहार के लोगों को बता दिए हैं कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर पलायन की स्थितियाँ कितनी बढ़ रही है, इसके पीछे सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार रोटी कपड़ा मकान तक भी नहीं दिला पा रहे, पीने का स्वच्छ पानी भी यहाँ नहीं है। अभी भी लोग कुएं से पानी पी लेते हैं, चप्पे कल की स्थिति है। मैंने अभी बड़ी सारी संकट है। शिक्षा तो ऐसा है कि समझो कि उसके लिए तो खैर अभी दर दर भटकना पड़ा। रोटी कपड़ा मकान, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। वो साथ साथ कहते हैं कि इतने सालों में अगर बिहार नहीं बदले तो कैसे बदलेगा, यानी अच्छे नेता की जरूरत है, अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। यहाँ लोग केवल अपनी जेबें भरने में लगे हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाने में लग रहे हैं और यहाँ के गरीब और किसान और लोअर के लोगों को मजदूरी में लगा कर रखते हैं। उनको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। कहते हैं कि हम राशन में इतने मदद कर देते हैं, इतने गरीबों को राशन दे रहे हैं, यानी राशन दे करके आप उसे अपंग और कहते हैं ना एक ऐसा इंसान बना दे रहे हैं कि मजबूर बना दे रहे हैं कि वह आगे चलने लायक नहीं है। और इसका सिलसिला कई सालों से चल रहा और इसको लेकर के हमें तोड़ना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह से वो महादलित के नेता हैं और भीमराव अंबेडकर के मुरीद रहते हैं, उनकी बातों जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी अंबेडकर ने इस सारी प्रॉब्लमों से लड़कर करके आगे निकले और तब जाकर के संविधान लिखा, जिसके वजह से अभी हम कई लोगों को उसमें न्याय की व्यवस्था हो पाती है, कई सारे एक धारा पर काम होते हैं, कई सारे कानून को उसमें फॉलो किया जाता है। उसका देन है भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से आते हैं, एक महादलित परिवार से आते हैं और वहां से सिर्फ और सिर्फ अगर उठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ही कारण है, वो है शिक्षा। और उनका कथन भी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उसी को लेकर के तंज भी कसा है। और ऐसे कई सारे मुद्दों को साथ साथ में बात कर करके रख दिए हैं। कहते हैं कि अगर यहां पर अगर होना होता, अगर मैं होता, तो 1 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान इतना तो जरूर दिला देता, और साथ साथ पीने का अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा और अच्छा चिकित्सा, ये सारी चीजें मैं मुहैया करा देता हूं, ये मेरी गारंटी है। ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री गारंटी कार्ड ही लेकर के घूमते हैं, लेकिन क्या कर लिया, कई सालों से उनकी कई सारी गारंटी योजना चलती है, कई सारे ऐसे योजनाएं चल रहे हैं कि लगता है कि सबको अमीर बना देंगे, सबको बदल देंगे, लेकिन कई सारी गारंटी योजना कितने सालों से चल रही है, क्या कर लिए वो साथ साथ इस सरकार को भी घेरते हैं और पिछले कई सरकारों को भी घेरने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार इस कुछ दशकों से लड़ रही है, लेकिन अगर देश आजाद हुआ तो 1947 से वो बात करते हैं कि जिस तरह से बदलाव होनी चाहिए था, जिस तरह से पिछले कई सरकारें और आज की भी सरकारें उतना कुछ नहीं कर पा रही। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अगर बिहार में 1 साल भी रहे तो कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान इतने तो ठीक कर ही देंगे, इसकी तो गारंटी मैं लेता हूं। पीने के पानी तो साथ साथ व्यवस्था कराएंगे, और साथ साथ लोकतंत्र के फेल्यूर की बात करते हैं, कहते हैं आजादी की बात करते हैं कि यहाँ के लोग आजाद नहीं है, गुलाम है। आज दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, शोषण किया जाता है, आज भी उनके साथ ऐसी दुर्व्यवहार घटनाएं आ रही हैं, तेजाब छिड़क दिया जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स है, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने पर अंकुश लगाया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका शोषण और सिर्फ शोषण हो रहा है। इस वजह से कई सारे माताएं डरती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, महिलाएं यहाँ काम क्या कर रही है, ईंटें उठा रही है, किसी के यहाँ मजदूरी कर रही है, सफाई कर रही है, या तो ऐसे ईंट के भट्ठों में काम कर रही है, बिल्डिंगों में काम कर रही है। ऐसे स्थितियां आ गई है, मीन्स इतनी भुखमरी, इतनी लाचारी है कि उनको इस तरह से काम करना पड़ रहा है। माताओं को अगर देखा जाए, जिस तरह से हम भारत को जानते हैं, जिस तरह से भारत की धरती है, यहाँ पर महिलाओं को इज्जत दिया जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, और महिलाएं एक देवी की तरह ट्रीट किया जाता है। कहाँ गया वो ट्रीटमेंट, कहाँ गया वो पूजा? आज जिस तरह से महिलाओं को नीचे रखा जाता है, इस तरह से तबके से उसे भुखमरी के शिकार हुए पड़े हैं, उसके शोषण हुए पड़े हैं, उसके कई सारी समस्याएं हुए हैं, यहाँ तक कि इलाज के लिए पैसे न जुटा पाते हैं। ऐसे कितने सारे हॉस्पिटल, अस्पताल मैंने घूम कर देख लिए, और कई सारे लोगों को देखे हैं कि किस तरह से बदहाली से मर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कोरोना काल है। कोरोना काल में कैसे बदहाली आई थी, यह किसी से छुपा नहीं। अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर पानी दे रहे, सब कुछ चिकित्सा दे रहे। अगर ये होते तो इतने सारे कोरोना में जिस तरह से लोग पैदल यात्रा से करके आ रहे थे, और ऐसे जिस तरह से परेशानियां आ रही थी, खाने के लाले पड़े थे, कई लोग भूखे रह रहे थे, नहीं खा पा रहे थे, ऐसी हजारों लोगों की जान गई, लेकिन थी अंकुश लगा पाती ना। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम है लोगों को लाचार करना, केवल मुफ्त का राशन दे करके उसे मजबूर करना, और उसकी पलायन इसी तरह से होते रह रही है। और यही सब समस्या को लेकर के पूरी तरफ से बिहार के लोगों को घेरा है, और खास करके युवाओं को घेरा है, खास करके महिलाओं को घेरा है। और इसमें जितने लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग दलित हैं, या तो महादलित हैं, या तो वो पासवानों का ग्रुप है। अगर इस तरह से तंज कस रहे हैं और इस तरह से लोगों का उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो लगता है कि यूपी के बाद अगला निशाना अब बिहार पे होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शंस इतना नजदीक धीरे धीरे आते जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हुंकार मार रहे हैं, तो कई सारे वोट पॉलिटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाला है। और उसको लेकर के मुझे लगता है कि अब बिहार में एनडीए की जो सरकार है, अब उस पर कठोर वार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश पे जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, सरकार पे जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, तो आने वाला इलेक्शंस पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और उसमें लेकर करके जिस तरह से एनडीए में एक उभरता सितारा है चिराग पासवान, उनको भी एक बड़ी चुनौती का आप सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की बिहार में एंट्री हुई है, जिस तरह से वो अंदाज में जाने जाते हैं, और खास करके वो भी एक दलित के भी तो नेता है, पासवानों का भी एक संबोधन करते हैं, एक नीचे तबके के लोगों को भी काफ़ी संबोधन करते हैं, उनका अपना वोट बैंकिंग है। और उसको
छीनने का अगर काम कोई कर सकता है तो वह आजाद रावण कर सकता है, उनकी भीम आर्मी कर सकती है। यानी बहुत सारे कड़क अंदाज में बोलते हैं, अपने वोटर्स को कैसे खींचना है, कैसे बदल के रख देना है। और वहां अपने नगीना में जिस तरह से वो अपने सांसद के रूप में चुने गए हैं वह सिर्फ एक उदाहरण है। और कहते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो असली फिल्म बाकी है। यानी पिछले आने वाले जो 8 महीने होंगे ये काफ़ी चुनौतीपूर्वक होगा, काफ़ी संग्राम होने वाला, काफ़ी कुछ युद्ध होने वाला है। अब लगता है कि जो पासवान का जो वोट है और खास करके दलित का वोट है, अब कुछ बंटवारा हो सकता है, अब कुछ छीना झपटी हो सकता है। इसमें लेकर के एनडीए में एक बड़ी चुनौती की सामना करना पड़ेगा, एक बड़ी लहर करना पड़ेगा। और उस लहर में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान ही रिप्रेजेंटेटिव है वैसे सारे समूहों को। और साथ साथ ऐसे तो वो बात नहीं करते हैं जाति पर, स्पेशली बात नहीं करते हैं, जाति से ऊपर बात करने की कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उस नीतियों पर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो टैग लाइन है, पासवान का एक टैग जिसको कहते हैं, वो टैग रिप्रेजेंटेशंस करता है अपने समूहों को, अपने जातिवाद को तो रिप्रेजेंटेशन करता ही करता है। फिलहाल आपके नज़र में ऐसा क्या क्या हो सकता है, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि चिराग पासवान और रावण अगर एक साथ अगर होंगे तो फिर क्या होगा, अगर दोनों एक दूसरे के विरोध में होंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या वोट में कोई प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं, उसको लेकर करके एनडीए में कितना फर्क आने वाला है, बिहार के जो सियासत में कितनी सारी बदलाव आने वाला है। और कई सारे हमको लगता है कि अब बिहार में जिस तरह से हुंकार मारे, जिस तरह से जनसैलाब लाए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियां उन्हें सपोर्ट करने के साथ आ सकती है। में भी तेजस्वी उनके साथ मिल सकते हैं या फिर कई सारी रणनीतियां बनाया जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है क्योंकि वह अपने आप में जिस तरह से हुंकार दिए, जिस तरह से उन्होंने बातें को रखा है और दलितों को क्लियरली कह दिए कि अगर मैं आता हूं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा महज 1 साल में। क्या यह सिर्फ चुनौती है या और कुछ हो सकता है, या सिर्फ वोट लेने की साजिश है, या और भी कई सारे पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पीके ने, प्रशांत किशोर ने भी ये बातें रखी थी और कह दिया था कि बहुत कुछ बदल देंगे, उस सारे बदलाव के पीछे क्या क्या कारण है, ऐसे कौन सा नेता, ऐसे कौन से दमखम खिलाड़ी हैं जो बदलने की ताकत रखते हैं और जिनमें रियली में वो दम है, वो मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे चीज है जो आपके मन में जो भी कौतूहल हो रहे हैं हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो लाएंगे काफी जो दिलचस्प होगा, काफी कुछ ऐसे आंकड़े लाएंगे जो अभी बिहार के इलेक्शंस में 7-8 महीने बचे, ऐसे कई सारे ऐसे डीपेस्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा जो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होगा और उसमें क्लियरली पता चलेगा कि अभी बिहार में असली खेला क्या क्या होने वाला है। उस खेले के साथ आप बने रहिए, हमारे साथ ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए।